हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं नील पाटिल। आज हम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान के बारे में बात करने वाले हैं। जब कोई भी जापान जाता है तब हम पहले टोक्यो जाते हैं, फिर क्योटो जाते हैं, फिर कभी कभी कोई टूर्स में हम अल्पाइन रूट लेते हैं। पर बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जिनको जापान के बारे में दो सिटीज बहुत ही याद है वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। वो है हिरोशिमा और नागासाकी। आज मेरे दोस्त और सीनियर टूर मैनेजर सागर गुरव के साथ मैं हूं, और आज हम बात करने वाले हैं हिरोशिमा के बारे में। हिरोशिमा ऑफ कोर्स एक ऐसी सिटी है जो जानी जाती है वर्ल्ड वॉर टू, और उसमें हिरोशिमा और नागासाकी को क्या हुआ उसके बारे में। पर उसके पहले हिरोशिमा ऐसी भी सिटी है जिसने जापान में बहुत एडवांसमेंट दिखाई है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ये एपिसोड में ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो विथ वीना वर्ल्ड। हेलो सागर, वेलकम टू द शो। सागर, आप बहुत सालों से टूर करते आ रहे हो, पर मैं आपको बचपन से जानता हूं और मुझे पता है कि आप एक ऑलराउंडर हो। आप क्रिकेट भी खेलते हो और आप बहुत फिलोसॉफी के बुक्स भी पढ़ते हो। आपने ऑफ कोर्स एक टूर के पहले जो वीजा डिपार्टमेंट काम करता है उसमें भी बहुत सारा काम किया है, और जो आज वीना वर्ल्ड में प्रोसेसेस है वीजास के बारे में उसमें भी आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं। और आज आप एक टूर मैनेजर हो जिन्होंने बहुत सारे स्टेट्स किए हैं और बहुत सारी कंट्रीज भी की है, और उसमें से एक कंट्री है जापान। तो पहले आपके बारे में जान लेते हैं और थोड़ा जान लेते हैं कि आपने जापान की ये जो पहली ट्रिप है वो कभी की, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार नील। मैं पिछले 15 साल से वीना वर्ल्ड में यानी ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा, मेरी शुरुआत जो है तो मैंने डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म का किया। मुझे ये डिप्लोमा के बारे में मेरे भाई से पता चला, क्योंकि मेरा भाई जो था तो वो सेम इंस्टीट्यूट का होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स था वो कर रहा था। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक ट्रैवल एंड टूरिज्म का डिप्लोमा का कोर्स जो है तो वो शुरू हो रहा है, तो तू भी वहां पे जाके क्यों नहीं इंटरव्यू देता। तो इसलिए मैंने भी वहां पे ट्राई किया। हजारों लोगों की भीड़ में मैं भी एक बंदा था जो उस इंटरव्यू में गया। मैं उससे पहले थोड़े पीछे जाऊंगा। मुझे जो है तो वो ट्रैवल एंड टूरिज्म क्यों करना था। ऐसे था कि मेरे पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था, और वो बिजनेस के वक्त वो जो है तो वो एक पैसे जो घर पे लाते थे ना, तो आपको मालूम होगा एक सीरियल नंबर होता है पैसों पे, तो उसमें अगर 786 होगा ना, तो वो नोट्स जो है तो वो मुझे दिए जाते, और मुझे कलेक्ट करने की वो आदत हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने ऐसे किया कि पापा के जो फ्रेंड्स फॉरेन कंट्री में जाते थे, और फॉरेन कंट्री विजिट करके आने के बाद उनके जो कॉइन्स रहते थे तो वो मैं उनसे लेता था, या छोटा डिनोमिनेशन जो भी था होता था। तो हंसी 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 में वो लोग भी हमें मुझे दे देते थे कि बंदा कुछ तो कलेक्ट कर रहा है, तो उसका एक कलेक्शन बने। तो मैं वो कॉइन्स कलेक्ट कर रहा था। तो इस वजह से उन कंट्रीज के करेंसी के बारे में मुझे मालूम था। फिर मेरे भाई ने जब भी डिप्लोमा उसका कोर्स चालू था, तो उस इंस्टीट्यूट ने एक ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स जो है तो वो शुरू कर रहे थे, तो उसने कहा तू भी वहां पे ट्राई कर। इसलिए मैंने भी वहां पे जाके इंटरव्यू देने के लिए मैंने भी कोशिश की। और उस इंटरव्यू में पहले एक ग्रुप डिस्कशन हुआ। ग्रुप डिस्कशन के बाद एक इंडिविजुअल इंटरव्यू था, और उसमें से यानी हजारों लोगों में से 200 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए। और फिर उसमें से 80 लोगों में मैं भी एक था जिन्होंने ये एक डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म का डिप्लोमा जो है तो वो किया। और उसके बाद मुझे लिया गया वीजा डिपार्टमेंट। और वीजा डिपार्टमेंट में मैंने काम किया एज एन जूनियर असिस्टेंट। हाँ, जूनियर असिस्टेंट जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करता था, और फिर काउंटर पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके डॉक्यूमेंट चेक करके वापस वहां पे कलेक्ट किए जाते थे। 7 इयर्स मैंने वहां पे वीजा डिपार्टमेंट में काम किया, और उस वीजा डिपार्टमेंट में मैंने लगभग साउथ ईस्ट एशिया से लेके यूरोप के वीजा तक, दुबई के वीजा, जापान, कोरिया, चाइना के वीजा जो है वो हैंडल की। और इस वजह से वीजा में काम करने की वजह से मुझे जो है तो वो टूर का रूटीन जो है तो वो बाय हार्ट हुआ।
कि वीजा कहाँ से अप्लाई करना है। एक आध कंट्री का अगर वीजा करना है कि यूरोपियन टूर है तो कहाँ से अप्लाई करना है, तो इस वजह से आपको वो पूरा रूट के लंदन से टूर इटली तक जा रही है तो कौन से सिटीज विजिट कर रहे हो, कौन से कंट्रीज में ज्यादा स्टे है, ये चीजें आपको मालूम होना जरूरी है। और इस वजह से फिर बाद में जो है तो मुझे सभी कंट्रीज का रूटीन मालूम था, कौन से सिटीज कवर किए जाते हैं टूर में वो मालूम था। आपको तो मालूम होगा नील कि कौन कहीं पे भी जाओ तो ट्रैवल इंडस्ट्री में टूर मैनेजर की जो प्रोफाइल होती है तो वो कोई भी बंदा हो वो उसे पसंद आती है। और मैं ऑफिस जॉब कर रहा था फिर भी ऑफ कोर्स जब कोई डोमेस्टिक टूर मैनेजर हो या इंटरनेशनल टूर मैनेजर हो तो वो आता है तो उनका एक रुतबा अलग ही होता है और वो सभी को पसंद आता है। तो सिमिलरली मुझे भी वो पसंद था और 2012 दिसंबर को मुझे जो है तो एक असिस्टेंट टूर मैनेजर करके साउथ ईस्ट एशिया की टूर जो है तो वो अलॉट की गई। और फिर मुझे भी लगा कि भाई ये जो है तो वो सच में टूर मैनेजर करके प्रोफाइल जो है तो वो मुझे भी सिलेक्ट करना चाहिए। और मैंने ये वीना ताई से कहा और वीना ताई ने मुझ में विश्वास दिखा के आगे मुझे कहा कि अभी हैव ट्रस्ट ऑन यू एंड यू कैन डू इट। और मुझे जो है तो वो उस दौरान यानी 2013 के मार्च से मैंने इंटरनेशनल टूर्स जो है तो वो कंडक्ट करना शुरू किया। और अब यानी लगभग 8 साल बाद मैं टोटल 29 कंट्रीज के टूर जो है तो वो कंडक्ट करता हूँ। और वैसे ही मुझे तो एक गर्व है कि मुझे सीशेल्स का टूर जो है तो वो सबसे पहला टूर वीना वर्ल्ड का सीशेल्स में गया। और जैसे मैंने मेरे सीनियर्स को पूछा कि आप मुझे बताओ सीशेल्स के बारे में तो उन्होंने कहा ये ट्रैवल इंडस्ट्री में पहली बार सीशेल्स का टूर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। पहली कंपनी हमारी है वीना वर्ल्ड जो ग्रुप टूर लेके सीशेल्स जा रही है और तू पहला बंदा है जो वहां पे जाएगा और वो टूर कंडक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डायरेक्टर्स जो है तो वो हम पे देते हैं, उनका वो विश्वास होता है और इस वजह से हम लोग जो टूर है तो इतने कंडक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। ऑसम सागर, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपके ट्रैवल इंडस्ट्री के जर्नी के बारे में। और आपने बहुत सारी टूर्स जापान को भी किए हैं। तो आते हैं हमारे एपिसोड के थीम पर, दैट इज हिरोशिमा। अभी सागर, हिरोशिमा के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम सभी को ही पता है, पर मेन चीज जो सभी को पता है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय के बारे में, क्योंकि हिरोशिमा का नाम हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय से जुड़ा हुआ होता है। तो थोड़ा वो हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए कि जब आप पहली बार हिरोशिमा गए तो आपको कैसे लगा, और वो हिस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो नील ऐसा है कि सबसे पहली बार मैं जब भी जापान विजिट किया तो वो था ईयर 2016। और 2016 से लेके अभी तक यानी लगभग हर साल 3 से 4 टूर जो है तो वो जापान की होती है। और उसमें हिरोशिमा जो एक सिटी है तो हर टूर में मेजर हमारे कवर होता ही है। तो मैंने कम से कम 15 बार हिरोशिमा विजिट किया होगा। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कहा जाए, पहले तो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है तो वो एटॉमिक फ्यूजन से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो इसलिए एक एक्सप्लोजिव बनाया जाता है ना, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये जो है तो वो हिरोशिमा में जो यूज किया गया तो वो था लिटिल बॉय। ये लिटिल बॉय, इसे नाम लिटिल बॉय इसलिए दिया गया क्योंकि उस दौरान जो साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे थे तो उसका उन्होंने जितना उसका साइज छोटा सोचा था तो उससे ये साइज बहुत छोटा हो गया। तो इसीलिए उसे एक कोड नेम दिया गया लिटिल बॉय। इसकी टोटल साइज जो थी तो वो थी 3 मीटर्स। टोटल वेट जो इसका था तो वो था 4400 kg। और उसमें मेजर जो कंपोनेंट थे जिसके वजह से जो डिस्ट्रक्शन होने वाला था वो ज्यादा था तो वो था यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। तो यूरेनियम जो है तो वो मेजर कंपोनेंट जो था उसमें 4400 kg के न्यूक्लियर बम में तो वो था 50 kg। 50 kg यूरेनियम यूज किया गया था। और 50 kg यूरेनियम जो अगर यूज किया गया तो उसमें से 1 kg यूरेनियम जो है तो वो 16,000 एक्सप्लोजिव का काम करता, सिर्फ 1 kg। और आप एक अनुमान लगा सकते हो कि 50 kg यूरेनियम विद प्लूटोनियम उसका फ्यूजन अगर हो जाता है तो उस वजह से कितना हीट और कितना रेडिएशन
जो है तो उस दौरान हुआ होगा हिरोशिमा पे जब भी वो डाला गया, और एक्सप्लोजन के बाद वहां पे हजारों डिग्री का जो है तो वो एक गोला, यानी ऐसे कहा जाता है कि वहां पे सूरज पे के सरफेस पे जितना डिग्री सेल्सियस होता है तो उतना वहां पे टेम्परेचर हो गया था। हम लोग 40 डिग्री में अगर काम करते हैं तो 40 डिग्री में हम लोग सोचते हैं कि कितना गर्म हो रहा है। 100 डिग्री पे पानी जो है तो उबलता है, और उबलते हुए पानी में हम लोग हाथ भी नहीं डाल सकते, लेकिन हजारों डिग्री सेल्सियस वहां पे हुआ टेम्परेचर, तो उस दौरान वहां के लगभग 1 किलोमीटर रेडियस में जो भी था वो नष्ट हो गया। वहां ये न्यूक्लियर बम डाला गया, तो न्यूक्लियर बम के डिस्ट्रक्शन की वजह से वहां एट टाइम डायरेक्टली 80,000 लोग जो है तो वो मारे गए। और फिर 6 अगस्त 1945 को ये लिटिल बॉय वहां पे डाला गया था। दिसंबर तक वहां का काउंट था 1,40,000। तो यानी यहाँ पे न्यूक्लियर बम इतना डिस्ट्रक्शन करता है एक एक्सप्लोजिव के वजह से, और इतना न्यूक्लियर बम की वजह से एक्सप्लोजन होता है। और सागर, ऐसा भी कहा जाता है कि हिरोशिमा में ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारी जापानीज मिलिट्री कंसाइनमेंट्स जाती थी, और अमेरिका ने ऐसे सोचा कि ऑफ कोर्स जब हम हिरोशिमा को बॉम्ब करेंगे तब बहुत सारी ये जो मिलिट्री सेटलमेंट्स है और मिलिट्री फैक्ट्रीज बोल सकते हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट बोल सकते हैं वो हम डिमोलिश करेंगे। करेक्ट। तो जैसे आपने कहा कि इमीडिएटली 80,000 लोग मारे गए, और वो अगस्त से दिसंबर तक जब हम देखते हैं तभी अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 लोग मारे गए। पर एक ऐसी चीज मैंने भी पढ़ी कि एक्चुअली सिर्फ 10% ऑफ द डिस्ट्रक्शन वाज रिलेटेड टू मिलिट्री इक्विपमेंट। मतलब जो अमेरिका ने बॉम्ब डाला जिसके बारे में, जिसके लिए वो कर रहे थे, वो एक्चुअली हुआ ही नहीं। तो और इसमें बहुत सारी सिविलियन जाने गई, बहुत सारे छोटे बच्चे करेक्ट। मारे गए। और जैसे आपने वो एक्सप्लेन किया, देयर इज ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके कारण ये एटॉमिक बॉम्ब का जो जो टेम्परेचर है वो सन के सरफेस पे जितना रहता है उतना वो मोमेंट में हुआ रहेगा। तो बहुत सारी जाने सिविलियन जानने गई, एंड ऑफ कोर्स दैट इज एक्सट्रीमली सैड ऐसे हम देखेंगे। तो सागर, मैं जानना चाहूंगा कि जब हम हिरोशिमा में पहली बार जाते हैं तभी ऑफ कोर्स वहां पे एक मेमोरियल है, और ऑफ कोर्स उसके बारे में आप हमें बताओगे। तो ऐसी कौन सी जगह है वहां पे जो हम एक्चुअली जान देखते हैं वहां पे? तो हिरोशिमा में एक तो पहले तो हम लोग टोक्यो से हिरोशिमा जो ट्रेवल करते हैं तो वो हम शिंकानसेन से करते हैं, यानी बुलेट ट्रेन से। बुलेट ट्रेन से उतरने पे हम वहां पे हिरोशिमा की हमारी एक वॉकिंग टूर होती है। इस वॉकिंग टूर में हम लगभग अराउंड 1 किलोमीटर का हमारा वॉकिंग होता है, और जिसमें सबसे पहले हम विजिट करते हैं तो वो होता है एटॉमिक बॉम्ब डोम। एटॉमिक बॉम्ब डोम ये मैं कहूंगा कि एपी सेंटर या हाइपो सेंटर था, जहां पे असलियत में बॉम्ब जो है तो वो इनोला गे जो B-29 एयरक्राफ्ट था, और पॉल टिबेट्स उसके पायलट, उन्होंने असलियत में टारगेट किया था टी ब्रिज, ताकि उस दौरान हिरोशिमा जो था तो वो ट्रांसपोर्ट हब था और बाकी सिटीज से वो कनेक्ट करता था। और जैसे आपने कहा नील कि मिलिट्री का भंडार यहाँ पे था हिरोशिमा में, और वो बाकी सिटीज में यहाँ से ही जाता था। इस वजह से उन्हें वो ब्रिज डिस्ट्रॉय करना था, जो इस एटॉमिक बॉम्ब डोम से लगभग 250 मीटर दूर था। लेकिन तेज हवा की वजह से कह सकते हो कि बॉम्ब जो है तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके एटॉमिक बॉम्ब डोम के ऊपर लगभग ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर जो है तो वो पहले ही यूरेनियम जो है तो वो डिटोनेट हो गया, एक्टिव हो गया, और ऊपर ही बर्स्ट हो गया। तो वो एक हॉस्पिटल और उसके बीच में जो है तो वो एटॉमिक बॉम्ब डोम के ऊपर वो फटा, और उस वजह से पूरा जो है तो वो एक हाइपो सेंटर के बाजू में जितना भी 1 किलोमीटर रेडियस में जो भी था वो पूरा नष्ट हो गया। लकड़ी के घर तो रहे ही नहीं। ये जो स्ट्रक्चर है तो ये जैक एक आर्किटेक्चर ने बनाया था, तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आधा टूटा है और आधा अभी तक खड़ा है।
तो इसके ऊपर ही वो फटा, इसलिए उसके वो प्रेशर उतना नहीं आया, ग्राउंड पे नहीं लगा, इसके वजह से वहां पे वो जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद आपको पता ही होगा, हर बार हिरोशिमा अगर डालोगे तो इमेज आती है वो, यानी एक मशरूम जो फॉर्म हो गया, तो वो मशरूम फॉर्म हो गया और आजू बाजू में पूरी चारों तरफ से लाइटनिंग या फायर जो है तो वो पूरा सब डिस्ट्रक्शन करते हुई गई। वैसे ही बाजू में यहाँ पे जो मोटो यासु रिवर है, तो लोगों ने उसमें भी कूदने की कोशिश की और वो जो पानी है तो वो भी पूरा एसिडिक हो चुका है। लोगों ने बचने के लिए उसमें कूदे, लेकिन वो भी एसिडिक हो चुका था, क्योंकि रेडिएशन की वजह से। एटॉमिक बॉम्ब डोम जो है तो वो हम लोग विजिट करते हैं। ये उन्होंने जानबूझ के, अगर आप अभी जाओगे तो 76 इयर्स बाद वहां पे एक भी मॉन्यूमेंट उन्होंने या एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं रखी कि बाबा वो पुरानी यादें उन्हें दे। लेकिन ये जो है तो वो हाइपो सेंटर है, तो इस वजह से उन्होंने ये सेंटर जो है तो वो अभी तक वैसे ही रखा है, ताकि लोग जो है तो वो देख सके। वहां अगर आप देखोगे तो ये एटॉमिक बॉम्ब डोम पे उसके मेटल के जो रॉड्स है तो वो इतने बेंड हो चुके हैं, तो लोगों का यानी इंसानों का क्या हाल हो गया। वहां से चलते हुए हम आगे जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं वहां पे चिल्ड्रंस पीस मेमोरियल मॉन्यूमेंट जो है, तो बहुत से लोग उसे सड़ाकू शशोकू मॉन्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये जो है तो उसे कहते हैं चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट। ये सड़ाकू ससाकी जो है तो वो उसकी स्टोरी एक छोटी मैं कह दूंगा आपको, क्योंकि ये एक 2 साल की लड़की थी जिसका घर ये हाइपो सेंटर से लगभग 1.6 किलोमीटर पर था। 2 साल की लड़की अपने घर पे खेल रही थी, जब ये बम गिरा तो वो अपने खिड़की से बाहर फेंकी गई। उसकी माँ ने सोचा कि ये मर गई होगी, लेकिन फिर भी माँ बाहर भागते हुई गई और उसको उठाया, तो उसने देखा कि बाबा ये अभी तक जिंदा है, और वो खुश हुई और आगे भागने लगी कि क्या हुआ है। लोगों को मालूम ही नहीं था, हिरोशिमा वाज द फर्स्ट सिटी टू विटनेस एन न्यूक्लियर वॉर, तो इस वजह से किसी को भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ है। तो वो भागने लगी, भागते वक्त जैसे मैंने कहा कि मशरूम की तरह एक और क्लाउड जो है तो वो फॉर्म हो चुका था, और उस क्लाउड से फिर ब्लैक रेन या एसिडिक रेन जो है तो वो गिरने लगा, और उसमें बहुत से लोग भी भीगे, और उसी में सड़ाकू ससाकी और उसकी माँ भी जो है तो वो भीग गई। 2 साल की ये छोटी लड़की 8 साल और यानी 10 साल, वो जो जब 10 साल की हुई तब तक वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी अपनी। लेकिन 8 साल बाद उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया, जिसे उस दौरान के लोग जो है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब डिसीज कहते थे। और अभी जो है तो उसे नाम दिया, अभी यानी उसे तभी भी नाम दिया, लुकेमिया से ये इफेक्ट हो चुकी थी। उसके कान के पीछे उसके लिम्स जो है तो वो स्वेलिंग चालू हो गई, और उसकी स्किन जो है तो वो पिघलने लगी थी। उसको हॉस्पिटल में रखा गया। हॉस्पिटल में रखने पे उसको एक दोस्त ने उसे कहा कि अगर आपको मालूम ही होगा कि जापानीज लोग है जो है तो वो ओरिगेमी यानी पेपर फोल्डिंग करके कुछ ना कुछ बनाने में बहुत माहिर होते हैं, तो उसको कहा गया कि अगर तू 1000 पेपर क्रेन बना लेती है तो आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो, और वैसे ही आप जो है तो वो हैप्पी रह सकते हो। इसलिए उसने फोल्डिंग जो है तो पेपर का ओरिगेमी में पेपर क्रेन बनाने की कोशिश की, और फिर भी वो 2 साल में जो है तो वो गुजर गई। फिर मिथ है कि बाबा उसने 1000 उसके पेपर क्रेन बनाने रह गए और फिर भी वो मर गए, और लेकिन उसके स्कूल के फ्रेंड्स ने वगैरह जो, तो वो 1000 पेपर क्रेन बना के उसके जहाँ पे बॉडी परी की तो वहां पे दफना दी। वहां से हम आगे जाते हैं नील। वहां से जाते हुए हम सबसे पहले देखते हैं तो एक पीस फायर उन्होंने जलाया। ऐसे कहते हैं कि जापानीज लोगों ने ये पीस फायर इसलिए जलाया कि जब तक सभी न्यूक्लियर बम्स, अभी टोटल 9 कंट्रीज में न्यूक्लियर बम्स है, तो वो डिमोलिश नहीं करते, तब तक ये फायर जो है तो वो जलती रहेगी। और ये जो है तो वो एक रेक्टेंगुलर पीस पार्क उन्होंने बनाया। वहां पे एक जगह ये फायर जल रही है, वहां से हम आगे जाते हैं। वहां नीचे जो है तो उस दौरान जो 80,000 लोग मर गए, मैं कह रहा हूँ, तो उनके नाम जो है तो वो इंक्रेव किए। और आगे जाने पे एक सेमी सर्कल ग्रेनाइट का एक उन्होंने
मॉन्यूमेंट बना है सेनोटेप, जो उस दौरान के लोगों को यानी डेडिकेट करने के लिए या उनको जो गुजर गए तो उनके लिए ये उन्होंने वहां पे मॉन्यूमेंट बनाया सेनोटेप। अगर सेनोटेप आप देखोगे तो वो सेमी सर्कुलर एक स्ट्रक्चर है। वहां से अगर हम ज्यादा करके ग्रुप को ऐसे करते हैं कि उस सेनोटेप के सामने खड़े करते हैं, और जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनके लिए कम 2 मिनट हम जो है तो वो साइलेंट रहते। और अगर उस सेनोटेप से हम देखेंगे ना, तो सेनोटेप के सेमी सर्कल स्ट्रक्चर से आगे जो है तो वो पीस फायर दिखती है, और परफेक्टली पीछे, यानी ये लगभग हम 700 मीटर चल के आए, लेकिन वो फायर के पीछे परफेक्टली आपको वहां पे एटॉमिक बॉम्ब डोम दिखेगा। यानी ऐसे वो इंजीनियरिंग ने या जिसने भी डिजाइन किया है तो वो प्रॉपर हमें अगर यहाँ पे खड़े हैं तो वो सब कुछ लाइन में दिखता है। वैसे ही वहां पे सेनोटेप हम विजिट करते हैं, वो सेनोटेप पे उन्होंने लिखा है कि मे ऑल द सोल हियर रेस्ट इन पीस फॉर द मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड। यानी ये वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है तो वो मिस्टेक जो है तो वो जो हुई है, या हमें वो वापस रिपीट नहीं करनी, इसलिए उन्होंने जो है तो वो सेनोटेप पे ये लिखा है कि ये मिस्टेक जो है तो वो वापस रिपीट नहीं होगी। और उसके बाद आता है तो वो यानी यहाँ का मेन अट्रैक्शन यानी पीस मेमोरियल म्यूजियम। म्यूजियम नील जो है तो वो 1955 में बनाया गया। 1955 के बाद उसे बहुत बार रिनोवेट किया गया, और 1994, 99 और अभी 2019 में भी वापस जो है तो वो ये म्यूजियम रिनोवेट किया गया, और बहुत सुंदर बना है, बहुत सिस्टमैटिक या सोच के बनाया है। यानी अंदर एंटर करने पे आप सबसे पहले देखोगे तो 1945 के पहले का हिरोशिमा आपको देखने मिलता है। सभी फोटोज उन्होंने लगाया कि 1945 से पहले सभी लोग अपने अपने काम में या नॉर्मल लाइफ जो है तो वो जी रहे हैं। वहां से आगे जाते हैं तो आपको मालूम ही होगा जापान जो है तो वो टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस्ड है। तो उन्होंने एक 3D प्रोजेक्टर बनाया, 3D प्रोजेक्शन के एक सर्कल बनाया, उस पे सभी जगह से कैमरा लगा के प्रोजेक्शन दिखाया, और उसमें बम जो है तो वो लिटिल बॉय ऊपर से नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद वो ब्लास्ट हो रहा है, और ब्लास्ट होने के बाद आग जो है तो वो कैसे फैल रही है, ये सब दिखाई। यानी पहले नॉर्मल हिरोशिमा दिखाया, फिर वो बम आता है, बम फटता है, और बाद में पूरा सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया। और फिर बाद में हिरोशिमा में लास्ट 76 ईयर्स में उन्होंने वापस डेवलप करके हिरोशिमा क्या बनाया है वो वापस उस प्रोजेक्टर पे वो लोग दिखाते। और फिर वहां से शुरू होता है वापस म्यूजियम। आप जाते हो म्यूजियम में, फिर न्यूक्लियर बम्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दी है। आगे जाने पे आप बहुत से वीडियोस और फोटोज देखते हो। वैसे ही ये वीडियोस में जो भी सर्वाइवर थे उनके वीडियोस बनाए, उनके वीडियोस वहां देखने मिलते हैं। उनका ट्रांसलेटेड, ऑफ कोर्स वो जापानीज में होते हैं, लेकिन उनका ट्रांसलेशन जो है तो वो नीचे दिया गया। वैसे ही बहुत से चीजें जो बची हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी चीजें जो बची है। 8:15 को नील वहां पे बम डाला गया। 8:15 इज द स्कूल टाइमिंग। बहुत से बच्चे जो है तो उस दौरान स्कूल जाते रहे थे, तो वो स्कूल के यूनिफॉर्म्स वहां पे रखा है। वहां आप देखोगे तो एक जगह एक वॉल बनाई है कि वॉल पे एक पर्सन की शेडो है, यानी 1 सेकंड पहले वो बम फटा, 1 सेकंड पहले वो बंदा वहां पे बैठा हुआ था, अगले ही क्षण में वो अंदर बंदा नहीं है, उसकी सिर्फ शेडो। एक घड़ी रखी है, उस पे प्रॉपर 8:15 को वो बंद हो चुकी थी, तो वो घड़ी वहां पे उन्होंने रखी है। बहुत से लोगों के ल्यूकेमिया के वजह से आपने देखा होगा कि नेल्स वगैरह उनके बाद में निकल जाते हैं, तो ये चीजें वहां पे उन्होंने रखी है आज भी संभल के। बहुत से टाइल्स या वहां पे डिस्ट्रक्शन के बाद जो उन्होंने जानबूझ के एक रॉड रखा है कि रॉड पे अगर वो यूरेनियम का एटम्स का ये सभी जो रॉड पूरा रस्ट हो चुका है, तो लोगों पे कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो ये सभी चीजें हम देखते हैं, और वो देख के म्यूजियम से बाहर आते हैं। मैं तो कहूंगा बहुत से लोग बोलते हैं अरे इतना डिस्ट्रक्शन है तो वो देखने जाते हैं, तो ये सभी देख के लोगों के हाथ में पानी आता है। लेकिन जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो अभी हिरोशिमा ने ये सभी कोप अप करके जो नया हिरोशिमा बनाया है ना,
तो वो देखने के लिए सच में मैं कहता हूँ कि लोगों ने वहां पे जाना चाहिए। हम अभी पेंडेमिक में है, हम लोग सोच रहे हैं कि बाबा हमारे ऑनरेबल सीएम कह रहे हैं कि पुनश्च हरिओम, या हमारे पीएम कह रहे हैं कि बाबा सिर्फ से शुरुआत करनी है हमें। तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए पेंडेमिक के बाद, ये सिटी जाके देखिए कि बाबा ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। सागर, आप जो ये स्टोरी सुना रहे थे, वो सुन के ऑफ कोर्स हमारे लिसनर्स के, और लाइक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंड शिवर्स डाउन योर स्पाइन, राइट, वैसे ही लग रहा है। ऑफ कोर्स हिरोशिमा को 1949 में द सिटी ऑफ पीस ये प्रोक्लेम किया गया जापानीज गवर्नमेंट से, और 2016 में एक्चुअली ऑलमोस्ट 60 या 70 इयर्स के बाद बराक ओबामा जब हिरोशिमा गए, वो यस। पहले यूएस सिटिंग अमेरिका। प्रेसिडेंट थे जो एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद ये गए थे। और ये जो आपने जर्नी बताया और वो 3D प्रोजेक्टर्स के बारे में बताया, जहां से उन्होंने दिखाया है कि हिरोशिमा पहले कैसे एक शहर होता था, फिर एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ, उसके बाद सारा नष्ट हो गया, बहुत सारी जानी गई, पर उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ जीरो हो चुका है, हम सिर्फ अभी ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं, वो हिरोशिमा ने एक करके बताया है। एंड आई थिंक वो हम सभी को भी अभी करना है, क्योंकि हम पैंडेमिक से हम अब निकल रहे हैं एंड वैसे हो रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट इज ग्रेट। जाते जाते सागर, ऑफ कोर्स आपने जापान की बहुत सारी टूर्स की है, और आपने लोगों के बारे लोगों की रिएक्शंस के बारे में भी बहुत सारी ये स्टोरीज देखी है। एंड एज अ टूर मैनेजर आप हमेशा अगेन एंड अगेन वही एग्जीबिशन में जाते हो, वही म्यूजियम में जाते हो, वही मेमोरियल सर्विस में आप ये करते हो। तो जब ऐसा होता है तो कभी आपको ऐसा लगता है क्या, अरे वो इतनी इमोशनल या इतनी सैडनिंग स्टोरी है कि मैं एक और बार नहीं जा सकता हूँ म्यूजियम में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी जिस प्रोफाइल यानी वर्क प्रोफाइल में मैं हूँ, तो मुझे हर बार जाने पे है ना, वो लोगों को, जैसे मैं कहूंगा ना, मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम अभी जब भी मैं जापान गया था, तो ये सब देखने के बाद मेरा थोड़ा चेंज हो गया, माइंड जो है तो वो चेंज हो गया। हमारे भारत में ऑफ कोर्स नेबरिंग कंट्रीज से आपको भी मालूम होगा कि हर बार कुछ ना कुछ अटैक होता है। तो उस दौरान मेरी भी मेंटलिटी यही थी कि ऐसा ही कहना था कि बाबा हमारे पीएम कुछ ना कुछ ऐसा स्टैंड क्यों नहीं लेते कि हम वो लोग वॉर क्यों नहीं छेड़ देते नेबरिंग कंट्रीज के साथ। लेकिन हिरोशिमा जाके आने पे मेरा माइंड जो है तो वो पूरा डाइवर्ट हो गया, कि मुझे समझ में आया कि बाबा वॉर के बाद आपका कंट्री जीते या हारे, उसको बहुत सा सफर करना ही पड़ता है। बहुत जो है तो आपकी कंट्री जीत गई या हार गई, लेकिन बहुत सा डिस्ट्रक्शन हो या बहुत जीवित हानि जो है तो वो होती है। नॉर्मल सेना की भी होती है और सिविलियंस भी जो है तो अपनी जान गंवाते हैं। और यही चीजें जो है तो वो हर बार जाने पे मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि बाबा आप ये सभी चीजें देखिए, कि हिरोशिमा में ये चीजें हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है तो वो फटा, लेकिन उसके बाद हिरोशिमा वहां से बाहर कैसे आया, आज हिरोशिमा कहाँ पे है, ये देखने के लिए सच में लोगों ने वहां पे जानी चाहिए। आज जो है तो वो बाकी सिटीज की तरह, टोक्यो है वो जो कैपिटल होगा, तो भी हिरोशिमा भी उससे कुछ कम नहीं है। टोक्यो, ओसाका या योकोहामा, सभी सिटीज जो है तो उसकी टक्कर में हिरोशिमा भी आज भी खड़ा है। तो इस वजह से लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वहां पे विजिट करना चाहिए, और हर बार नया नया कुछ ना कुछ देखने मिलता है। परफेक्ट सागर, आप भी बुक्स पढ़ते हो, मुझे भी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इधर हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को एक सजेशन दूंगा। जॉन हर्सी की एक बुक है हिरोशिमा के नाम से, तो वो जरूर पढ़े। सो सागर, जाते जाते ऑफ कोर्स मैं जापानीज में जैसे कहते हैं अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू, ये आपको कहूंगा, पर जाते जाते आपके कोई लीविंग नोट्स या एंडिंग नोट्स हमारे लिसनर्स के लिए? देखिए, अब हिरोशिमा में अभी मुझे तो यानी फन फैक्ट जापान के यानी फन मैं कहूंगा, तो आप यहाँ पे जापान में जाने पे यूजुअली हम लोगों को ऐसे होता है कि एयरपोर्ट पे पहुंचने पे बहुत लंबा जर्नी होता है। लगभग यहाँ से हम लोग पहले फ्लाइट लेके जाते थे, तो लोग वॉशरूम के लिए पहले उतरने पे जाते हैं, तो हम लोग सभी को इकट्ठा करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आ जाओ, वेलकम टू जापान, ये स्पीच शुरू होता है।
और फिर सभी को वॉशरूम जाना होता है। वॉशरूम जाना है तो वो मैं तो कहूंगा एक मस्ट विजिट साइट सीइंग प्लेस है, यानी वहाँ के वॉशलेट्स, यानी टॉयलेट जो है तो जापानीज एडवांस टेक्नोलॉजी वाइज देखने लिए, सच में देखने के लिए वो ये तो मैंने अनाउंस कर दिया कि लोगों को कि भाई बैठिए, बैठ के जो भी है वो ऑपरेट करिए। लेकिन एक बार टूर मैनेजर ने कहा तो लोग भी और भी उसमें उनको भी, यानी यहाँ टूर मैनेजर ने कहा है ना तो देखना ही चाहिए और ये वो, तो किसी ने अंदर जाके बटन जो है तो वो दबाया। बटन दबाने पे पानी जो है तो उनके डायरेक्टली कपड़े पे आया और कपड़े पूरे भीग गए। फिर उनको जब तक बैगेज बेल्ट पे उनका बैग ना आए, वो पूरे भीगे हुए कपड़ों से वहीं पे रहना पड़ा। तो ये एक जापान में उनका जो टोटो कंपनी, आज भी अगर आप अपने हमारे मुंबई के एयरपोर्ट पे देखोगे तो वहां पे टोटो कंपनी जो जापानीज कंपनी है वही के सभी फिटिंग जो है तो वो लगा है। करेक्ट। मैं ऐसे कहूंगा लोगों को कि अगर आप जापान जा रहे हो तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है जो टाइटल से जाने जाते हैं हाउ टू ऑपरेट अ जापानीज टॉयलेट। ये जरूर देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके साथ बीना वर्ल्ड का टूर मैनेजर रहेगा ही, बट एट द सेम टाइम आपको जरूर जानना होगा, क्योंकि मैं ऐसे कहता हूं कि जापान एक देश देश ऐसे है जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। बहुत सी जगहों में इंग्लिश का जिक्र भी नहीं होता है, बट इट इज वेरी इजी टू गो अराउंड। और आई थिंक सागर आप भी अग्री करोगे, आपने बहुत सारी टूर्स किए हैं। करेक्ट। तो सागर, जापान में आपकी फेवरेट सिटीज कौन से? जापान में टोक्यो, फिर माउंट फूजी। माउंट फूजी जो है तो वो सच में देखने लायक। वहां पे यानी वो लोग भी वहां पे माउंट फूजी को जो है तो वो शाई माउंटेन कहते हैं। तो शाही माउंटेन क्योंकि वहां पे पहुंचने पे उसके दर्शन होंगे ही, ऐसे नहीं है। एक बार तो मैं उस पे माउंट फूजी पे 5 लेवल है, उसके सेकंड लेवल पे था, यानी माउंट फूजी पे आप हो फिर भी माउंट फूजी दर्शन दे नहीं रहा था। लोगों को ऐसे हो चुका था कि बाबा तूने हमें माउंट फूजी पे लाया है कि नहीं? फिर मैंने उन्हें बोर्ड दिखाया। वैसे ओसाका, नारा, नारा में आप जाओगे तो नारा इज हिस्टोरिकल, क्योटो इज हिस्टोरिकल, टोक्यो पूरा एडवांस सिटी जो है तो वो देख, हिरोशिमा ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम लोग विजिट करते हैं, और जाते हुए योकोहामा वगैरह होते हुए ये सिटीज जो है तो वो सबसे फेमस है। और हिरोशिमा इज माय फेवरेट। परफेक्ट। हिरोशिमा अगर आप कहोगे तो कौन सी पसंद है, तो हिरोशिमा इज माय फेवरेट। ओके, आपने बहुत सारी हिस्ट्री बताई आज हमें, बहुत सारे मेमोरियल्स के बारे में, बहुत सारी साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में बताया। पर आपने जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल के साथ बताया, उसके कारण मुझे क्या, हमारे लिसनर्स को भी हिरोशिमा बहुत ही जल्द जाना होगा। सो ऑफ कोर्स, और चेरी ब्लॉसम एक ऐसे टाइम होता है जब भी सभी जापान जाते हैं। पर मैं कहूंगा कि मैंने जापान के चारों सीजन्स देखे हैं। सो जापान इज अ डेस्टिनेशन ऑल अराउंड द ईयर, ऐसे मैं कहूंगा। सागर, अरिगातो गोजाइमास, आप हमारे ये एपिसोड पे आए। एंड लिसनर्स और व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विथ वीना वर्ल्ड। मैं हूं नील, आपका होस्ट, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विथ अनदर वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर। थैंक यू, टेक केयर, सायोनारा। सायोनारा।